आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। पंद्रह साल भाजपा की सरकार में कांग्रेस का झंडा उठाने के बाद 5 साल जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो राजनांदगांव जिले में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के करीबी माने जाने वाले नवाज भाई की तूती बोलने लगी। संगठन और जनता में खास पैठ रखने की वजह से नवाज खान जी ने अपने आसपास एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जिसे भाजपा चाहकर भी नहीं भेद पाई। जहां एक और संगठन में बढ़ते कद से नवाज भाई को ताकत मिलती गई, वहीं एक के बाद एक वो लगातार विवादों में घिरते चले गए। सरकारी अधिकारी को फोन पर धमकाने का मामला हो, चाहे रेत माफियाओं से संबंध का मामला हो, पार्टी में गुटबाजी का विषय हो या फिर डोंगरगढ़ में तमाम अवैध धंधों को संरक्षण देने का मामला हो, सभी में नवाज भाई का नाम सबसे ऊपर लिया जाता रहा। बावजूद इसके राजनीति में कहीं वह पीछे नहीं दिखे। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तीखे सवाल में आज सीधे बात करेंगे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान जी से। वो सवाल जिनके जवाब शायद आज तक इन्होंने किसी को दिया नहीं या फिर इनसे किसी ने पूछा नहीं। नमस्कार नवाज भाई, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद बुलाने के लिए। 15 सवाल की शुरुआत करते हैं। 15 साल विपक्ष में, फिर 5 साल सत्ता का सुख, उसके बाद अब फिर से विपक्ष में। नवाज भाई, क्या कुछ अंतर महसूस करते हैं आप सत्ता में रहने में और सत्ता जाने के बाद? अंतर कुछ भी नहीं है। देखिए, जीवन एक संघर्ष का नाम है। 15 साल हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लगातार झंडा डंडा उठाते रहे, सड़क की लड़ाई लड़ते रहे। अनेक मुकदमे भी चले और जेल भी जाना पड़ा, पर लड़ाई बंद नहीं की। 5 साल, आखिरी जो 5 साल रहे सत्ता के पूर्व के 18 के पहले, 13 से 18 के बीच, आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पूरी कांग्रेस ने जिस लड़ाई को जिस तरीके से लड़ा, मतलब किसानों में एक बड़ी लड़ाई हुई पूरे छत्तीसगढ़ में आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। सरकार लगातार किसान विरोधी रवैया अपनाती रही और हम लोग भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सड़क की लड़ाई लड़ते रहे। सरकार आई, आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और निश्चित रूप से एक संघर्ष समाप्त हुआ, दूसरा संघर्ष की शुरुआत हुई। क्या उसी लड़ाई का नतीजा रहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद सीधे भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाया गया? निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी एक किसान के परिवार से हैं, किसान पुत्र हैं, खुद किसान हैं। उन्होंने जिस बेहतर ढंग से किसानों की लड़ाई छत्तीसगढ़ में लड़ी, मैंने अपने 30 साल के राजनीतिक जीवन में किसी दूसरे नेता को इस तरह की लड़ाई लड़ते नहीं देखा। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तेज गति से उन्होंने छत्तीसगढ़ के गरीब किसान और मजदूरों का, माताओं बहनों का, आदिवासी भाइयों का, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों का और नौजवान साथियों का जिस तरह से सर्वहारा वर्ग के लिए जो उन्होंने काम किया, वो बड़ा अनुकरणीय है। और इसलिए आज भी गांव-गांव में भूपेश बघेल जी का जो नाम है किसान नेता के रूप में, एक बड़ी पहचान है। नवाज भाई, आपने कहा गांव-गांव में आज भी उनकी बड़ी पहचान है। अब बीते लोकसभा चुनाव में उन्होंने राजनांदगांव से लोकसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा, तो क्या कुछ कारण रहे कि इतनी लोकप्रियता के बाद उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा? ये हम लोगों के लिए एक समीक्षा का विषय है जो अप्रत्याशित रहा है, परंतु मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कुछ मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम लोग बेहतर प्रदर्शन करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, और वो एक हमारे लिए समीक्षा का विषय है जिसको हम लोग आज भी समीक्षा कर रहे हैं लगातार कि ये अप्रत्याशित परिणाम कैसे आया। और राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, परंतु
नेतृत्व है आज भी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश में हर वर्ग के हम लोग लड़ाई रोज लड़ रहे हैं। नवाज भाई, सत्ता सरकार के रहते लगातार आप पर संगठन में गुटबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है, चाहे वो फिर विधायकों से विवाद का आरोप हो। तो क्या ये सिर्फ आरोप था या फिर वाकई में नवाज भाई खुद की बादशाहत कायम करने की जुगत में लगे हुए थे? देखिए, मेरा कभी किसी विधायक के साथ कोई विवाद तो रहा नहीं। दूसरी बात ये कि बादशाहत कुछ होती है नहीं। अपन तो आप जैसे एक बहुत छोटे मामूली आदमी हैं, गरीब किसान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। बादशाहत की सोच न कभी थी न कभी रहती है। लोगों के लिए लड़ाई लड़ने की सोच हमेशा रही है और वो मरते दम तक रहेगी। किसानों की लड़ाई लड़ने की सोच रहती है। और विधायक, पार्टी के विधायक हमारे परिवार की तरह होते हैं और जनता के चुने प्रतिनिधि रहते हैं और उनको बनाने में हजारों कार्यकर्ता मेहनत करके उनको बनाते हैं। तो हम सब एक परिवार हैं, कोई लड़ाई नहीं रही। और मैंने कभी जीवन में इस तरह की सोच मेरी रही नहीं कि कोई बादशाहत पालना है या बादशाहत कायम करना है। नहीं, लोगों के दिलों में राज करने की सोच हमेशा रही है। और वो मरते दम तक रहेगी। वो कैसे? काम करके, लोगों की लड़ाई लड़के। वो बादशाहत जरूर लोगों के दिल में राज होना चाहिए, जनता का काम कर। ये फालतू की बादशाहत न कभी किसी की रही है न कभी किसी की रहेगी, राजनीति में खासकर कभी भी नहीं रही। नवाज भाई, आप भूपेश बघेल के कट्टर समर्थक माने जाते रहे हैं, पहले भी और अभी भी। खुज्जी की पूर्व विधायक से आपका सदैव 36 का आंकड़ा रहा है, जो मीडिया में भी देखने सुनने को मिला है। क्या कुछ कारण रहा? वह टीएस बाबा ग्रुप की थी इसलिए या फिर कोई व्यक्तिगत? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुज्जी की पूर्व विधायक से कभी कोई मतभेद नहीं रहा। वो मेरी छोटी बहन की तरह रही हमेशा। और जब हम एक परिवार में रहते हैं तो हो सकता है किसी किसी मामले में मत भिन्नता हो जाए, पर मनभेद कभी उनके साथ नहीं रहा मेरा। और एक अच्छी जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भी 5 साल तक काम किया और हम लोग एक साथ, चूँकि मैं भी उसी क्षेत्र में मेरा कार्य क्षेत्र रहा है पूरे जीवन भर का, तो हो सकता है किन्हीं कहीं मामलों में उनकी सोच मेरी सोच अलग रही हो, पर कभी मतभिन्नता के बावजूद भी मन भेद कभी नहीं रहा। मैंने हमेशा उसको अपने परिवार के सदस्य समझा और उसने मुझे अपने बड़े भाई की तरह हमेशा सम्मान दिया। ऐसा मान सकते हैं कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो अफवाहें उड़ती हैं, वो अब राजनीति में बातें हैं, बातों का क्या, बातें तो चलती रहती हैं। नहीं, बातों का क्या वो तो ठीक है, लेकिन उन बातों के दौरान जो तमाम ऑडियो क्लिप्स वायरल होते रहे। ऑडियो क्या होता है? देखिए, आजकल तो बहुत अच्छी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी एक आध ऑडियो को लैब टेस्ट कराइए, ये तो पता चलेगी सही क्या गलत क्या है। ये लेकिन बहुत अच्छा तरीका भी है कि कभी ऐसा इस तरीके के ऑडियो वायरल भी हो जाएं तो सीधे तकनीकी खामियों का। अब ऐसा है, देखो, थोड़े बहुत वायरल तो सब साथी अपने बीच के लोग रहते हैं, ठीक बात, इसको बना बुनी के भी कर देते हैं। और ऑडियो का कुछ बहुत ऑडियो से ही जुड़ा हुआ एक तीसरा सवाल है नवाज भाई मेरा। कांग्रेस की सत्ता आने के पूर्व आपने डोंगरगढ़ में एक कार्यक्रम कराया था जिस पर अवैध वसूली के आप पर लगातार आरोप लगे थे, जिसका भी ऑडियो वायरल हुआ था। ठीक उसी तरह सत्ता प्राप्ति के बाद एक आयुर्वेद अधिकारी को आपने बहुत जोरों से धमकाया था। दो अलग बात। हाँ, उस ऑडियो ने भी जमकर सुर्खियां बटोरी। तो नवाज भाई को का व्यवहार ऐसा है या आपका विवादों से मतलब पुराना ही नाता है? ये दो अलग अलग चीजें हैं। सत्ता के पूर्व के जिस ऑडियो का आप बात कर रहे हो उसकी जानकारी तो मुझे बहुत कुछ खास है नहीं, और सत्ता के पहले मैंने कभी किसी को कहा हो ये मुझे जानकारी में नहीं है। अगर आप होगा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। हालांकि मेरी जानकारी में ऐसा कोई ऑडियो नहीं है जी। और सत्ता के बाद जिस आयुर्वेद अधिकारी की आप बात कर रहे हैं वो एक पूरा घटनाक्रम था जिसमें तोड़ मरोड़ करके उसको प्रस्तुतिकरण किया गया, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी सरकार में
प्रशासनिक आतंकवाद नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जनता जनप्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है, संगठन के लोग, जीते हुए लोग, अगर वो अपने लोगों की बातें करते हैं, अपने जनता के काम की बात करते हैं, तो उसमें अधिकारी राज बर्दाश्त किया जाना नहीं चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि राजनीति में नेता को दमदार होना चाहिए, अपने लोगों की लड़ाई लड़ना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आरडीओ की ना पहले चिंता किया ना आज चिंता कर ना आगे। अगर लड़ाई लड़ने के लिए कभी किसी से लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, प्रत्यक्ष भी लड़ेंगे और फोन पर भी लड़ेंगे, ये कोई बात नहीं है। मतलब धमकी वमकी नहीं, एक सामान्य बातचीत होती है, वो लोग उसको अपना अंदाज लगा लेते हैं, लोग उसमें मतलब ऐड कर बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से देखते हैं। बहुत लोगों ने उस लड़ाई की प्रशंसा भी की, बहुत लोगों ने उसको टारगेट भी किया। तो मैं तो काम करता हूँ, बात अपने आप हो जाती है। राजनीति है चलते तो वो एक फिल्म का डायलॉग था ना, मैं तो बस कर देता हूँ, बोल देता हूँ जी, लोगों को अच्छा अपने आप लग जाता है, बस वैसे ही है। चलिए, अच्छे से याद आया कि बीते दिनों जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आप पे बड़ा आरोप लगाया था लाखों रुपए के गबन का, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि लाखों रुपए की चिकन पार्टी और तमाम चीजें कर ली गई। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया उस दौरान सामने नहीं आई, तो क्या वो मामला सच था इसलिए आपने विरोध नहीं किया, या फिर विरोध करने का अब भी इंतजार कर रहे हैं? थोड़ा सा आपको मैं ठीक करूं उसमें। हाँ। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट उन बातों का मैंने खंडन किया। लेकिन उस मैंने एक मिनट नवाज भाई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सचिन बघेल जी की खामियों को ज्यादा उजागर किया था। मैं था उस प्रेस वार्ता में। तो मैंने कहाँ गलत कहा? मैंने पहले अपनी बात कही, और मैंने ये भी कहा कि वो बैंक किसानों का बैंक है। मैं आज भी इस बात से इनकार नहीं करता। उस बैंक के अंशधारी किसान हैं। अगर वह किसान आते हैं और उनको चाय पिलाई जाती है तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है आप मुझे बताइए। अगर कोई साले बारह का आदमी आता है, एक मिनट मैं आपको ठीक कर, वो एक आरोप है कि चिकन पार्टी, कभी ऐसी कोई चिकन पार्टी वहां कभी हुई नहीं और ना होती है। इस तरह की सिर्फ आरोप है। जो उन्होंने नाश्ते के बिल, मतलब एक बहुत घटिया और छोटे स्तर की बात की, मैं उसको इतना छोटे स्तर का आदमी समझता नहीं था। अच्छा, है ना, मैं उसको हमेशा एक पढ़ा लिखा एक ठीक आदमी समझता था उस घटना के पहले। मतलब मुझे दुख हुआ इस बात का कि एक पढ़ा लिखा आदमी भी इस स्तर पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है। वो मूल चीज क्या थी मैं आपको बताता चलूं। औंधी से लेके पंडरिया तक उस बैंक का कार्यक्षेत्र है। अब आपके पास एक पंडरिया के किसान अगर आता है, औंधी किसान अगर आता है 250-300 किलोमीटर दूर से, अगर आप उसको चाय के साथ 2 समोसा खिला देते हैं, तो अगर उनकी नज़र में अपराध था तो मैंने अपराध किया, बार बार करूँगा, अगर मौका मिला तो फिर करूँगा। वो किसान मेरे घर आएगा, वहाँ भी उसको चाय पानी नाश्ता कराऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ जिम्मेदारी थी। मैं सोचता हूँ कि किसान का बैंक है, किसान का पैसा जमा होता है, किसान के पैसे से वो बैंक चलता है, तो किसान का हक है कि अगर दूर से आदमी आता है उसको चाय पानी नाश्ता और खाना भी मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने किया और मुझे इसका कोई मलाल नहीं है। जहां जांच कराना है वो कराएं, बिल्कुल, वो एक प्रक्रिया है। और सुनिए, आप जितने नाश्ते वास्ते बिल उन्होंने प्रस्तुत किए, मैं आपको बताता चलूं, हर महीने बैंक में सारे अधिकारी कर्मचारियों की बैठकें होती हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी भी होते हैं, समिति प्रबंधकों की बैठकें भी होती हैं। उन्होंने सारे बिल निकाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रस्तुत कर दी, मतलब विभागीय बैठकों के भी प्रस्तुत किया था। समझ गए बात बोल रहे हैं आप? ये समझिए, मतलब आपने क्या प्रस्तुत किया। एक पढ़े लिखे वकील से आप ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो इस तरह के बिल प्रस्तुत करेगा जिसमें चाय का बिल हो, समोसे का बिल हो। मतलब ये थोड़ा सा मुझे खराब लगा। ये नीचे स्तर की बातें थी, इस स्तर पे होना नहीं चाहिए था राजनीति। मैंने पिछले 5 साल में कभी भी मैंने काम करते समय कभी पार्टी वार्टी नहीं देखा। जो भी आया उसका मैंने काम करने की कोशिश किया। मैं ये सोचता हूँ अगर हम राजनीति में कभी ताकतवर हैं
तो हमारी ताकत का सबके लिए सदुपयोग होना चाहिए। गांव की जनता के लिए होना चाहिए, किसान के लिए होना चाहिए, हमारे पार्टी कार्यकर्ता के लिए होना चाहिए, और विपक्षी पार्टी के लोगों के भी यदि कोई व्यक्तिगत काम है तो हमको उसको करना चाहिए, इसलिए कि हम सब एक जमात हैं, एक राजनीतिक दल हैं। हम अपना पूरा दिन भर लगा करके अपना सब कुछ छोड़ करके राजनीति करते हैं। अगर सरकार किसी की भी, अगर हमारे लोगों के, अगर 5 साल की सरकार में हमने भी बहुत सारे उनके लोगों के मदद की, काम की, और उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। आप पहले जिला अध्यक्ष रहे, के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष रहे। अब 5 साल बाद आप फिर विपक्ष में हैं। क्या अंतर महसूस करते हैं विपक्ष में, फिर सत्ता में, फिर विपक्ष में? देखिए, हम लोग जो सार्वजनिक जीवन जीते हैं वहाँ ना तो विपक्ष हमेशा रहता है, ना सत्ता हमेशा रहती है। ठीक है, परिवर्तन है। हमको हमेशा एक जैसे रहना चाहिए। विपक्ष में है तो हम जनता के लिए लड़ाई लड़ें, सड़क की लड़ाई लड़ें, और जब सत्ता में हैं तो हम सत्ता के माध्यम से लोगों को मदद करने का प्रयास करें। 15 साल विपक्ष में थे, सड़क की लड़ाई लड़ी, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। 5 साल सत्ता में रहे, किसानों का, मजदूरों का काम किया, मदद की, जिनको जहाँ उनको हमारी आवश्यकता थी हम वहाँ खड़े रहे। देखिए, ये पहला जिला सहकारी बैंक का मैं अध्यक्ष था जिसने किसान सेवा सप्ताह मना करके, जब किसानों के खातों में पैसा आता था तो मैं वहाँ पर सारे लोगों की ड्यूटी लगाता था कि आप किसानों के तिलक चंदन से स्वागत करिए, उनको चाय पानी पिलाइए। मैं खुद बैंकों में जाकर के चाय पिलाता था, शरबत पिलाता था। तो ये होना चाहिए कि हम लोग कोई बहुत बड़े पद पे बैठे व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग उनकी सेवा करने के लिए बने हैं। तो विपक्ष में हमने लड़ाई लड़ी, सत्ता में हमने उनको मदद की, आज फिर विपक्ष में है, आज फिर हम सब उनकी लड़ाई लड़ेंगे। सत्ता आएगी तो फिर उनके लिए काम करेंगे। कुल मिला करके हमारे जीवन का उद्देश्य राजनीति होना चाहिए कि आम व्यक्ति के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं। सत्ता में वो रूप अलग होता है और विपक्ष में वो रूप अलग होता है। बिल्कुल, सत्ता और विपक्ष दोनों को आपने देखा है, दोनों में काम किया है आपने। इसी से मिलता जुलता एक सवाल है नवाज भाई कि डोंगरगढ़ सहित, जिस समय आप सत्ता में थे, डोंगरगढ़ सहित पूरे जिले भर में जितने भी तमाम अवैध धंधे होते रहे, तमाम अवैध धंधों में आपके लोगों की संलिप्तता का आरोप आपके कांग्रेसी लोग ही लगाते रहे, जबकि भाजपा इस मुद्दे पर अक्सर खामोश रही। तो जो बातें सुनने में आती हैं कि नवाज भाई ने इन मामलों में भाजपाइयों को भी सेट कर रखा था, कितनी सत्यता है इस बात में? पहली बात तो मैंने, ये सिर्फ आरोप है, सिर्फ आरोप है। इन आरोपों के अतिरिक्त ये कुछ नहीं है। आज आप बताइए, सरकार बदल गई, करने वाले वही लोग हैं क्या? करने वाले लोग बदल गए? वही लोग जो 15 साल उन धंधों को चलाया करते थे वही 5 साल भी चलाते रहे, और आज भी वही लोग उस सिंडिकेट को चला रहे हैं। न मेरा कभी किसी अवैध धंधों से कभी जीवन में वास्ता रहा, न आज है, न भविष्य में रहेगा। देखिए, मैं मूल रूप से किसान आदमी हूँ, और मैं उस तरह की सोच का व्यक्ति कभी नहीं रहा कि मैं इस तरह के, अरे यार आप मुझे ये बताइए, शराब विरोधी आंदोलन में 3 दिन जेल काट के आया हूँ। राका की शराब भट्टी का जो आंदोलन था उसमें 3 दिन उसमें 2 बार जेल गया मैं। मेरे ऊपर आरोप वही लोग लगाते थे जो मेरा रेस में मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आई एम अ वर्कर। अगर आपको मेरा मुकाबला करना है तो मुझसे बेहतर काम करके दिखाइए। केवल आरोप लगा देने से राजनीति नहीं हो जाती, चाहे जो भी आरोप लगाता हो। और जहां तक मुझे याद है, ये केवल भाजपा का षड्यंत्र रहा। कांग्रेस के लोगों ने कभी मुझ पर कोई उंगली नहीं उठाई। कांग्रेस के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, हम लोग एक साथ जीना, एक साथ मरना है। कुछ 15 साल तक जब सरकार चली गई, 15 साल की सरकार, तो जो विघ्न संतोषी लोग जो उसी सिंडिकेट के संरक्षक थे, उनको ये लगता था कि अब यही प्रभावशाली व्यक्ति है इस जिले की राजनीति का, इसको टारगेट किया जाए। एक भी आदमी बता, 5 साल में एक भी सबूत, एक भी व्यक्ति मेरा खड़ा कर दो जो मेरे आसपास घूमने वाला व्यक्ति गलत कामों में लिप्त रहा हो। एक आदमी बता दो जो मेरे अगल बगल जिसकी फोटो हो जिसने गलत काम में लिप्त रहा हो। एक व्यक्ति बता दो जो मुझसे गलत आदमी मिलता हो, अभी नहीं रहा। और आप मेरे ये बताओ ना, आज की स्थिति क्या है? आज कहाँ खड़े हो आप? आज बताइए ना। आज तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सारे अवैध धंधों के लिए लाइन लगी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार, अवैध धंधों से ही जुड़ा एक सवाल है कि मौजूदा समय में, बीते समय मीडिया की भी बात करें तो अवैध शराब के धंधे को लेकर भूपेश बघेल जी ने भी बयान दिया था कि आपस में ही खींचतान मची हुई है। सही बात है।
हमको तो ऐसा लगता है जैसे कि सरकार क्या बनी, केवल अवैध धंधों के लिए सरकार बनी है क्या? कौन दारू बेचेगा, कौन जुआ चलाएगा, कौन कबाड़ी चलाएगा, कौन थाना चलाएगा, कौन फलाना करेगा, ये तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार देख रहा हूँ कि इस तरह से बातें हो रही हैं, इस तरह से मीडिया में हमको सुनने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वहाँ पर ऐसा हो रहा है। मतलब बड़े बड़े लोगों के संरक्षण में मतलब इस तरह की बातें हमने अपने राजनीति जीवन में कभी नहीं सुनी हमने। इस तरह की कोई राजनीति भी छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव जिले में हो सकती है। तीखे सवालों का जवाब लगातार फिर लेंगे हमारे साथ उपस्थित नवाज भाई का। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ते हैं तीखे सवालों में, कुछ और सवाल बाकी हैं नवाज भाई के साथ। वक्त हो चुका है फिर से सवालों को के जवाब सुनने का। नवाज भाई, एक सवाल है कि किसानों के लिए लगातार आपने काम किया, विपक्ष में भी सत्ता के रहते भी। सीधे कहें तो किसान सम्मेलन जो आप करवा रहे थे वह कांग्रेस सरकार में एक प्रमुख कार्यक्रम बन चुका था। तो पिछले 15 सालों में, फिर 5 सालों में और अब में क्या फर्क देखते हैं किसानों को? देखिए, पिछले 15 साल जो सरकार थी 3 से 18 तक, मुझे लगता है कि वो किसानों के साथ काफ़ी उस सरकार में छल हुए और यही कारण था कि पूरे प्रदेश में किसान बहुत आंदोलित थे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनके समर्थन मूल्य का। देखिए, 13 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों को 2100 रुपया समर्थन मूल्य देंगे और 300 रुपया बोनस देंगे। 13 से 18 तक सरकार चली, एक साल भी 2100 रुपये में धान की खरीदी नहीं हुई। दूसरा, 300 रुपये बोनस नहीं दिया गया। धान की खेती उन 15 सालों में घाटे की खेती हो गई थी। एक बड़ा विषय था, भूपेश बघेल जी ने जब पूरे प्रदेश का दौरा किया तो उन्होंने ये महसूस किया कि छत्तीसगढ़ का किसान एक तो कर्ज में दबा हुआ था, लगातार अकाल पड़ रहा था। 2017 में पड़ा, 2018 में पड़ा, 16 और 17 में, फिर 14 में भी एक बार बहुत कम वर्षा हुई थी। किसान परेशान था, किसान कर्ज में डूबा हुआ था। तो सबसे पहले आदरणीय भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किया। जब किसान ऋण से उऋण हुआ तो किसानों में एक बड़ा आत्मविश्वास आया, और जब किसानों में आत्मविश्वास आया तो और उसके तुरंत बाद सरकार बनते ही दिसंबर में सरकार बनी और धान खरीदी का आधा सत्र बीत चुका था। उसके बाद भी भूपेश बघेल जी ने धान की समर्थन मूल्य की खरीदी जो थी वो 2500 रुपये की। आप सोचिए कितना बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि एक सरकार 1600 में धान खरीदी करती थी, एक सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी चालू की। 900 रुपये क्विंटल, एक क्विंटल में 900 रुपये की बढ़ोतरी करने वाला पूरे देश के इतिहास में पहली सरकार थी भूपेश बघेल जी की सरकार। अब सोचिए, जो एक तरफ 1600 मिल रहा है और सीधा 900 रुपये, जैसे 2500 रुपया धान की कीमत मिलनी शुरू हुई तो किसानों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। कि आप देखिए, एक तो कर्ज माफ हो गया, किसान ऋण सुऋण हो गए, उनके समर्थन मूल्य का रेट 2500 हो गया राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से। तो पहले ही साल से जो किसानों के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ, जितनी भर्री थी सब डोली बनना शुरू हो गई। किसान मोटरसाइकिल खरीदने लगे, किसान ट्रैक्टर खरीदने लगे और समय समय पे पैसा देने का काम उन्होंने किया। पहली किस्त की राशि
दूसरी किस्त की राशि, पहली किस्त की राशि मिल जाती थी किसानों को खाद बीज के समय में, दूसरी किस्त की राशि मिलती थी रोपा के समय 82 के समय, तीसरी किस्त की राशि मिलती थी दिवाली मनाने के लिए, चौथे किस्त की राशि होली के आसपास। तो किसान निश्चिंत था खेती से कि हमको 82 की चिंता, हमको 52 की चिंता नहीं, हमको 82 की चिंता नहीं, हमको रोपा की चिंता नहीं, हमको दिवाली की चिंता नहीं। इस बार आप देखिएगा, बड़ी बात करके जा रहा हूं मैं आपके चैनल पे। बिल्कुल 31 अक्टूबर को दीपावली है, 1 नवंबर से धान खरीदी चालू होगी और धान 1 नवंबर को आता नहीं, 15 के बाद ही धान आता, 15 नवंबर के बाद धान आता। इस बार पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे ज्यादा अगर कोई दिवाली में याद आएगा तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार याद आएगी किसानों को, क्योंकि इन्होंने एक साथ पैसा दिया और वो किसानों के से खर्च हो चुका है। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, किसानों का कहना ये है कि दिवाली जुच्छा हो जाए जी। तो इस बार जो किसान हितैषी मुख्यमंत्री थे, इस बार सबसे ज्यादा अगर याद आएंगे किसानों को तो इस बार याद आएंगे दिवाली में, पहली दिवाली जो होगी इस सरकार की, उसमें तो मैं पूरी जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि पिछले 15 साल में किसानों के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल गलत हुआ था। किसान दबाए गए, किसान कुचले गए। इस 5 साल में किसान छत्तीसगढ़ का समृद्ध हुआ और पूरे देश में छत्तीसगढ़ से खुशहाल किसान और कहीं का किसान नहीं है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी जवाबदारी से बोल रहा हूँ। क्यों कि आखिरी सरकार के आते तक भूपेश बघेल जी ने 2800 रुपये में धान की खरीदी कर दी थी और 20 कुंटल की घोषणा कर दी थी। आज स्थिति ये है कि इन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए उसको 2100 और 3100, अच्छा ठीक है। अब आप देखिए पिछले साल से धान खरीदी इस बार कम हुई और मैं फिर बोल के जा रहा हूं, किसान इसी उम्मीद पर बहुत बड़ी संख्या में रकबा बढ़ा है। सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के किसानों का सोना जो खून पसीने की कमाई से खरीदी करती है, बड़ा विषय होगा। किसान आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को उद्योगपति नहीं चलाता, किसान चलाता है। जब जब किसान के खाते में पैसा आता था छत्तीसगढ़ के, वो सीधा मार्केट में जाता था। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात नहीं करता, आपको सिर्फ राजनांदगांव जिले की बात करता हूँ। हर तिमाही जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, वो 125 करोड़ रुपया खाते में डालती थी हर तिमाही। वो सीधा मार्केट में आता था। कपड़ा, सोना, चांदी, गाड़ी, ट्रैक्टर, बाजार होता था, उड़ जाता था, बाजार उड़ जाता था। ठीक बात है। समृद्धि से एक हुआ है सवाल मेरे ध्यान में था कि छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति, जिसकी अन्यत्र भी बातें की जाती हैं, तो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समृद्ध दिखती थी या फिर कांग्रेस में दिखी या फिर अब फिर भाजपा में दिखती? पूरे देश ने देखा कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश में हरेली की गूंज रही। तो छत्तीसगढ़ के सबसे पहला त्यौहार, किसानों का त्यौहार बोरेबासी की गूंज रही, हरेली की गूंज रही, विश्व आदिवासी दिवस की गूंज रही। आप बताइए इस बार हरेली कहाँ गई? पता नहीं चला। विश्व आदिवासी दिवस में इस प्रदेश के मुखिया कहीं शामिल नहीं होते हैं, जबकि भूपेश बघेल जी की सरकार में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता था। बिल्कुल। और उसमें पूरे दुनिया भर के नृत्य वाले आते थे, जो आदिवासी नृत्य होता था, एक सप्ताह तक चलता था। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कांग्रेस के कार्यक्रम भले होते नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे आदिवासी मुख्यमंत्री को ही पद पर बिठा दिया। आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक। अन्य आदिवासियों की अवहेलना कर नहीं, मैं किसी की अवहेलना की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है, पर क्या आप आदिवासी मुख्यमंत्री को काम करने दे रहे हो? वो विश्व आदिवासी दिवस में शामिल नहीं हो पाता बेचारा। सारा कुछ दिल्ली से संचालित है। मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ कहाँ संचालित, आपने बोल ही दिया, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया तो विश्व आदिवासी दिवस में सरकार की कहीं सहभागिता मुझे नजर क्यों नहीं आती? हरेली क्यों बंद कर दिया गया? राजगीत की कहीं गूंज अब क्यों सुनाई नहीं देती?
आप ही सोचिए, छत्तीसगढ़ी कला, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, आप बताइए, बासी 1 मई को मजदूर दिवस को बोरे बासी दिवस बना करके भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में गरीब किसान मजदूरों की बात को पूरे देश में, आप ये सोचिए कि चीफ सेक्रेटरी भी बासी खा रहा है, कलेक्टर भी बासी खा रहा है, एसपी भी बासी खा रहा है और एसडीएम भी बासी खा रहा है, थानेदार सब लोग फेसबुक में डाल रहे हैं बासी खाते हुए। मैं तो कई जगह भाषण में बोलता था कि आज बोरे बासी दिवस जो भूपेश बघेल जी ने दिया छत्तीसगढ़ को, लोग समझते नहीं थे बासी होती क्या है। उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों को बता दिया कि बासी क्या होता है। कोई लोग बेचारे हाथ से नहीं खा सकते थे तो चम्मच से बासी खा रहे थे, बड़े बड़े अधिकारी। आप ये सोचिए कि तमिलनाडु का आदमी यहाँ IAS IPS है, केरल का आदमी IAS IPS है, यूपी का है, बिहार का है, झारखंड का है, पूरे बंगाल का है, सब जगह के लोग यहाँ पर IAS IPS हैं। वो भी बोरे बासी खा के मजबूर थे और खुशी खुशी सब खा रहे थे। और वो उसके पीछे एक फीलिंग थी, सोच थी, उसके पीछे एक सोच थी कि जो हमारे एक त्योहार जैसा कि जो हमारे गरीब किसान मजदूर रोज खाते हैं, एक दिन तो आप भी खा के देखिए कि कितनी मेहनत करता है वो बेचारा और बासी खा के जीवन यापन करता है। एक एक भूपेश बघेल जी के हर काम में एक संदेश होता था, हरेली में एक संदेश था। आप देखिए, उन्होंने तीजा की छुट्टी चालू की, उसमें एक संदेश था। माँ कर्मा की छुट्टी चालू की, उसमें एक संदेश था, है ना। आप सोचिए, एक एक चीज उन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हित में, छत्तीसगढ़ किसान के हित में किया, छत्तीसगढ़ के मजदूरों के हित में काम किया। आज आप ये देखिए कि मैं फिर कह रहा हूँ कि जब हम जो प्रदेश अपनी कला संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को अगर आगे नहीं बढ़ाएगा तो उस प्रदेश की पहचान नहीं हो सकती। भूपेश बघेल जी ने गढ़ कलेवा खोल के छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को आगे बढ़ाया। तीखे सवालों का जवाब देने आज हमारे साथ मौजूद थे जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज भाई। लगभग सभी सवालों का उन्होंने बहुत सधा हुआ और बेहतर जवाब दिया। तमाम मुद्दों पर हमारी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद नवाज भाई। तीखे सवालों के जवाब के साथ फिर मिलेंगे किसी और के साथ किसी और रोज। तब तक के लिए मुझे यानी अजय सोनी को इजाजत दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।